वेलकम टू एमटी लर्निंग प्यारे दोस्तों। आज हम जो है सेशन नंबर 4 पर पहुंच गए हैं। मेजर गल्फ वॉर, प्रमुख खाड़ी युद्ध। प्यारे दोस्तों, आप इस तरीके से वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को हम पहुंचा सकें। समझते हैं इस मैप के जरिए कि कुवैत की लोकेशन है क्या और फर्स्ट गल्फ वॉर था क्या। फर्स्ट गल्फ वॉर के अंदर इराक ने कुवैत पर अटैक किया था और गल्फ रीजन को हम पॉलिटिकली समझेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कुवैत कहाँ पर है? कुवैत देखिए इराक के नीचे जस्ट पिंक कलर का आपको दिख रहा है, यही कुवैत है। और कुवैत के वेस्टर्न पार्ट में फ्रेंड देखिए तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया है और इसके ईस्टर्न पार्ट में ईरान है। ऊपर कुवैत है और ऊपर सॉरी इराक है और इराक के नीचे कुवैत है। और कुवैत की लोकेशन जो है आप देखिएगा पर्शियन गल्फ से जो है ओशन इसके साथ अटैच है। इसका मतलब ये है कि कुवैत जो है वो आसानी से ओशन के साथ ट्रेड कर सकता है, ओशन के जरिए वो जो है ट्रेड कर सकता है। इसलिए कुवैत की लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मेजर गल्फ वॉर क्या था? इसको पर्शियन गल्फ वॉर भी कहते हैं। पर्शियन गल्फ का मतलब आपने देखा है मैप के अंदर, जो गल्फ है उसको पर्शियन, उसका नाम है पर्शियन गल्फ। और सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट इश्यूज था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर वो था ऑयल रिजर्व और रिसोर्सेज। देखिए स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज, ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल की सप्लाई बनी रहे, ये कंट्री के लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और पूरी की पूरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इसी बात से डिसाइड होती है कि कौन से कंट्रीज के पास कितनी ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, और या अगर रिसोर्सेज नहीं है तो वो अपनी रिसोर्सेज के सप्लाई को किस तरीके से मेंटेन करता है। कुवैत के पास एक ऑयल रिजर्व है, बहुत बड़ा ऑयल रिजर्व है। और इराक के प्राइम मिनिस्टर जो थे उस समय के लीडर सद्दाम हुसैन थे। उन्होंने ये चाहा कि वो इराक पर कंट्रोल, कुवैत पर कंट्रोल कर ले ताकि उनके पास भी ऑयल रिजर्व की संख्या बड़ी मात्रा में हो जाए। और कुवैत चूंकि एक छोटा सा कंट्री है, आपने देखा मैप के अंदर कुवैत एक बहुत छोटा कंट्री है, तो उन्होंने सोचा कि वो कुवैत को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। उन्होंने कुवैत के ऊपर कंट्रोल भी कर लिया। लेकिन 3 अगस्त यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने ये कहा कि इराक जो है कुवैत को खाली करे, पर इराक ने ऐसा नहीं किया। यूनाइटेड नेशन ने क्या किया? इराक के ऊपर वर्ल्ड वाइड बैन लगा दिया। वर्ल्ड वाइड बैन का मतलब ये होता है कि इराक के ऊपर एक डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाया गया ताकि उसके साथ जो ट्रेड लिंक है उसको बैन किया गया, उसको तोड़ा गया, ताकि इराक के साथ कोई ट्रेड नहीं करेगा, उसका घाटा होगा, उसके ऊपर एक इकोनॉमिक प्रेशर बनाया जाएगा ताकि वो कुवैत को जो है फ्री कर दे। पर उसने ऐसा नहीं किया। कुवैत के ऊपर कंट्रोल करने के साथ ही जो उसके नियरेस्ट कंट्रीज कौन कौन सी हैं? सऊदी अरेबिया है, ईरान है, और इन दोनों के ऊपर एक थ्रेटेंड सिचुएशन आ गई। इसके अलावा पूरे मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं, इजिप्ट हो गया, सऊदी अरेबिया, और भी जो कंट्रीज हैं उन सब के ऊपर भी एक डर का माहौल बन गया। जब डर का माहौल बन गया तो जो रिसोर्सेज की सप्लाई है, ऑयल रिजर्व की सप्लाई है, उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। इन्हीं कंडीशंस को देखते हुए अमेरिका इससे प्रेरित हुआ और अमेरिका ने कहा कि हम भी युद्ध के अंदर अब शामिल होते हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर पीस मेंटेन करना बहुत जरूरी था। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने जो है इराक के खिलाफ सेना को एकजुट किया और ये कहा कि 15 जनवरी 1991 तक यदि इराक को खाली नहीं किया जाता है, इराक जो है कुवैत को खाली नहीं करता है, कुवैत को फ्री नहीं करता है, तो इराक के ऊपर अटैक कर दिया जाएगा। और ऐसा ही हुआ। सद्दाम हुसैन ने जो है हथियार नहीं डाले, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम जो है वॉर के लिए तैयार हैं। और जितनी भी कंट्रीज थी वो सारी की सारी जो है इराक के अगेंस्ट हो गई और उन सब ने मिलकर के इराक के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। द एलाइड कोलिशन मिलिट्री ऑफेंसिव अगेंस्ट इराक began on January 16, 17, 1991 with a massive US-led air campaign that continued throughout the war। अमेरिका ने जो है एयर कैंपेन किया, यानी कि जो है फाइटर्स के जरिए वहां पर बम बरसाए गए। इसी को ही ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा जाता है। डेजर्ट स्टॉर्म का मतलब ये था कि इतनी बड़ी मात्रा में वहां पर बम बरसाए गए प्यारे दोस्तों, कि वहां पर एक रेत का तूफान उठ खड़ा हुआ। इसी को ही ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा जाता है। ऑपरेशन डेजर्ट सबरे, a massive allied ground offensive was launched northward from northeastern Saudi Arabia into Kuwait and southern Iraq on February 24। Within the 3 days, Arab and US forces had taken Kuwait। और इसके अलावा जो है ऑपरेशन डेजर्ट सैब्रे कहा जाता है। अरब और यूएस के आर्मी ने जो है कुवैत सिटी के ऊपर और इराक के ऊपर अटैक किया और कुवैत को फ्री करा लिया गया। इसे ही ऑपरेशन डेजर्ट सब्रे कहा जाता है। कैसी लग रही है? आप लाइक करते रहिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को लिखते रहिए। ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच एंड 9/11, देखिए दोनों ही घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण थी। इनफाइनाइट रीच क्या था, इसको समझते हैं। पहले इस मैप को समझिए। आपका राइट साइड में मैप दिखाया गया है। अफ्रीका के अंदर ईस्टर्न कोस्ट पर आप देखिए दो कंट्रीज हैं, कीनिया और तंजानिया। कीनिया और तंजानिया दोनों कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर जो है यूएस की एम्बेसी है और उस एम्बेसी के ऊपर टेररिस्ट अटैक किया गया। और टेररिस्ट अटैक का जो सस्पेक्ट है वो किसको माना गया? अलकायदा को जिम्मेदार इसके लिए माना गया। और अलकायदा के ऊपर जो है टेररिस्ट अटैक के लिए ऑर्डर दे दिए गए। किसने ऑर्डर दिया? बिल क्लिंटन ने। तो कीनिया की में जो है वहां पर जो सिटी है नैरोबी, और दार इस्लाम जो है तंजानिया में, इन दोनों जगहों पर अमेरिका के एम्बेसी के ऊपर अटैक किया गया।
और अमेरिका में प्रेसिडेंट कौन थे? बिल क्लिंटन। उन्होंने ऑर्डर दिया कि जो है अलकायदा को टारगेट किया जाए और वहां पर उनके ठिकानों को मार गिराया जाए। तो सूडान और अफगानिस्तान, दो कंट्रीज में अलकायदा के जो बेस कैंप थे उसको नष्ट कर दिया गया, और जो है मिसाइल्स के लॉन्च के ऑर्डर दिए गए, जो कि मिसाइल के लॉन्च के ऑर्डर जो है नेवी को दिए गए। आप नेवी के मैप देखिए नीचे किस तरीके से जो है नेवी अटैक कर रही है। 9/11 अटैक, देखिए 9/11 अटैक बहुत इंपॉर्टेंट अटैक है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। प्रियर टू 9/11, पोस्ट 9/11 दुनिया जो है कहते हैं दो हिस्सों में बढ़ जाती है। जो दुनिया का टाइम है वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है, 9/11 से पहले और 9/11 के बाद। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत बड़ी घटना थी, इसलिए अमेरिका के ऊपर अटैक किया गया। 3,000 से ज़्यादा लोग अमेरिका में मारे गए, और जिन 19 आतंकवादियों ने, टेररिस्ट ने अटैक किया था, वो सभी 19 के 19 आतंकवादी भी मारे गए। ये अटैक को समझने के लिए हम इस मैप को समझते हैं। मैप में देखिए 4 कलर दिखाए गए हैं। चारों कलर जो है उस एरोप्लेन की लोकेशंस को ट्रेस करते हैं। कि देखिए बोस्टन से 2 फ्लाइट उड़ी हैं, एक आप देख रहे हैं पर्पल कलर की, एक ऑरेंज कलर की, और वो दोनों फ्लाइट जो है न्यूयॉर्क सिटी में अटैक करती है। न्यूयॉर्क से फ्लाइट उड़ती है और आप देखिए शैंक्सविला में वो अटैक करती है। वाशिंगटन से एक फ्लाइट उड़ती है ग्रीन कलर की, और वे देखिए पेंसिल्वेनिया में गिर जाती है, और वापस उसका टारगेट वाशिंगटन होता है, वो नहीं जा पाती है। ठीक है। इस पूरे एफर्ट के दौरान अमेरिका के अंदर बड़ी मात्रा में लोग मारे जाते हैं, और पूरी दुनिया जो है एक हैरान हो जाती है कि अमेरिका के ऊपर कैसे अटैक हो गया। पढ़ते हैं। देखिए इस अटैक को जो जिम्मेदार है उसको खालिद शेख मोहम्मद को माना गया है। हमने यहाँ पिक लगा रखी है, आप देख सकते हैं। खालिद शेख मोहम्मद जो है ये अमेरिका में एक मुस्लिम ब्रदरहुड ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट ग्रुप, उसके साथ जुड़ा हुआ था। 16 साल इसकी उम्र थी। ठीक है। और अमेरिका से इसने पढ़ाई करी, उसके बाद ये पाकिस्तान चला गया, पाकिस्तान से ये अफगानिस्तान पहुंच गया। अफगानिस्तान में 1979 में सोवियत यूनियन के खिलाफ जो है मुजाहिदीन लड़ाई कर रहे थे, ये उसका हिस्सा बन गया। और इसी दौरान जो है इसकी मुलाकात किससे होती है 1996 में? ओसामा बिन लादेन से होती है। ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने मार गिराया था 2012 में, मार गिराया था 11-12 में, उसी उसी वक्त के दौरान मार गिराया था। ठीक है। और ओसामा बिन लादेन से इसकी मुलाकात होती है, और यही पूरे के पूरे प्लान को जो है टारगेट करता है और अमेरिका के ऊपर हमला करता है। एंड्यूरिंग फ्रीडम, जैसे ही अमेरिका पर हमला होता है उसके कुछ क्षणों बाद ही जब अमेरिका में इलेक्शन होते हैं और बिल क्लिंटन चुनाव के हट जाते हैं और नए प्रेसिडेंट आते हैं। कौन आते हैं? जॉर्ज बुश। जैसे ही जॉर्ज बुश आते हैं वो इंक्वायरी कराते हैं, सब कुछ करते हैं, और इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो ग्लोबल वार ऑन टेररिज्म वो डिक्लेयर कर देते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि दुनिया में कहीं पर भी जो टेररिस्ट होंगे और वो अमेरिका के ऊपर अटैक करने का प्लान कर रहे होंगे, तो हम उन कंट्रीज में जाकर के उनके ऊपर अटैक करेंगे। और इसी कड़ी में जो है दो मेजर ऑर्गेनाइजेशंस को, अलकायदा और तालिबान को सस्पेक्ट माना गया, और अलकायदा तालिबान के ऊपर अटैक किए गए। 1996 से लेकर 2001 तक तालिबान की जो गवर्नमेंट थी अफगानिस्तान के अंदर, हमने प्रीवियस 2 वीडियो अपलोड करे हैं अफगानिस्तान को लेकर के, आप प्लीज उसको जरूर देखिएगा, तभी आप इस पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है। और अफगानिस्तान में करंट पॉलिटिक्स क्या चल रही है, अभी यूएस और तालिबान के बीच में एग्रीमेंट भी हुआ है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तालिबान रिजिम को अफगानिस्तान से हटा दिया गया, अमेरिका ने ही हटाया। ठीक है। और उसके बाद बड़ी मात्रा में जो है टेररिस्ट को वहां पर मारा गया, और दुनिया में कई जगहों पर जो है टेररिस्ट को मारा गया, लोगों को जो है अरेस्ट किया गया, और अरेस्ट करने के बाद दुनिया में उसको ऐसी जगहों पर रख दिया गया। ग्वांतानामो बे नाम की एक फेमस जगह है जहां पर अमेरिका ने उन सस्पेक्ट्स को रखा, जहां पर इंटरनेशनल लॉ को भी अप्लाई होने की इजाजत नहीं मिलती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी कानून वहां पर लागू नहीं होता है। इसी ही गल्फ वार कहा जाता है। इस गल्फ वार की सीरीज के अंदर हमने 9/11 अटैक को पढ़ा, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम को पढ़ा। आप वीडियो को एक बार सब देखिए, 2 बार देखिएगा, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और हमारी प्रीवियस वीडियो को भी आप जाकर के 2-3 बार देखिएगा, तो आपको सारे चैप्टर सीरीज वाइज क्लियर होते चले जाएंगे। जो भी आपकी क्वारीज है कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रेस बेल आइकन दबाइए। थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।